आजम खां का वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से किया इनकार, लिखित आदेश के बिना सुरक्षा स्वीकार नहीं। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान, 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। सीएम योगी ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में की बैठक, स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। बहराइच में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, 2 गिरफ्तार, क्रेटा कार से हो रही थी ये सप्लाई। पवन सिंह ज्योति केस में आज नहीं हुई सुनवाई, अब 28 नवंबर को होगा भरण पोषण मामले पर सुनवाई। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलता तब तक वो सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद आजम ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दिए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी या दस्तावेज नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से उन्होंने कहा है कि पहले वो सरकार का आदेश लेकर आए, तभी वो इस व्यवस्था को मानेंगे। सपा नेता ने कहा कि जब एक बार के विधायक को केंद्र सरकार के कमांडो मिल सकते हैं तो मुझे केवल वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई है। इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये सुरक्षा लेने से क्यों इनकार किया है? क्या उन्हें कुछ आने वाले समय में अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं उनके मन में किसी तरीके का संशय है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान ने फिलहाल तो वाई श्रेणी की जो सुरक्षा थी उसको लेने के लिए इनकार कर दिया है। और आजम खान ने कहा है कि मुझे अब तक कोई आदेश मेरे तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हम सुरक्षा नहीं लेंगे। और उन्होंने कांस्टेबल से भी कह दिया कि जब तक उन्हें लिखित कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो ये सुरक्षा नहीं लेंगे। और आजम खान जैसा कि अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार भी उन्होंने वही अंदाज बताया। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनके जो शहर के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन पर भी उन्होंने तंज कसा कि उनके पास कमांडो है और बल्कि वो उनसे बड़े नेता है और उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। और आकाश सक्सेना को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें कि 18 सीआरपीएफ के जवान रहते हैं और इनको मात्र 7 जवान दिए जाएंगे। तो आजम खान अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल वो नाराज चल रहे हैं, सरकार से भी नाराज चल रहे हैं और विपक्ष के तमाम नेताओं से भी। क्या लगता है कि पार्टी जी नीरज, आपको क्या लगता है पार्टी नेतृत्व ने मतलब इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? जी देखिए, पार्टी नेतृत्व आजम खान के मामले में ज्यादा बोलता नहीं है। आजम खान हमेशा अपने चुटीले अंदाज में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं सजा याफ्ता हूं तो मुझे सुरक्षा क्यों दी जा रही है, और उन्हें ये भी भरोसा नहीं कि जिन लोगों के द्वारा सुरक्षा दी जा रही है वो उनके साथ क्या कभी कोई घटना कर सकते हैं। इस बात को भी उन्होंने कहा कि बाद में तो ये कह दिया जाएगा कि साहब बहुत अच्छे आदमी थे, मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, संसद में 2 लाइनें बोल दी जाएंगी। मुझे भरोसा नहीं है, अगर सुरक्षा देनी है तो आकाश सक्सेना के बराबर उनको सुरक्षा चाहिए वाई प्लस श्रेणी की, तब जाके वो मानेंगे और लिखित आदेश उनको दिया जाए। और जबकि ये नियम है, वो नाराज थे कि उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई। तो एक नियम ये भी है कि जब भी किसी व्यक्ति को जेल जाना होता है तो उसकी सुरक्षा हटा ली जाती है और जब वो वापस आता है तो बहाल कर दी जाती है। इसके पहले भी नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण खबर के बारे में जानकारी देने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्यय भार लगभग 1,022 करोड़ आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सके। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले ये एक बड़ा तोहफा है। और न केवल दीपावली में बल्कि होली में भी और तमाम ऐसे अवसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते रहते हैं। और इस बार करीब 14,82,000 जो राज्य कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। इस पे एक बड़ा भार भी पड़ेगा राज्य पर, लेकिन वो वहन किया जाएगा। और जो कर्मचारी हैं राज्य के, जो दिन भर राज्य का कामकाज देखते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक बड़ा तोहफा दीपावली से पहले दिया गया है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो कर्मचारी हैं उनको करीब 6,908 रुपए तक का बोनस भी दिया जाएगा। तो तमाम कर्मचारियों में खुशी है, कर्मचारियों के परिवार में खुशी है कि एक बोनस 20 दिन का दिया जाएगा। और खास तौर पर दीपावली से पहले जैसा कि लोग गिफ्ट देते हैं, वैसा मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है राज्य कर्मचारियों के लिए। तो ये जो तोहफा दिया जाएगा, ये मतलब किन किन कर्मचारियों के लिए, जो नियमित हैं या कुछ विशेष विभाग के लोगों को? देखिए, राज्य के कर्मचारियों को तो दिया ही जा रहा है, साथ ही राज्य निधि में सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है और स्थानीय निकायों के जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें लाभान्वित होंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा तोहफा है और इसमें 14,82,000 करीब 15 लाख लोग लाभान्वित होंगे। और सभी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है इस तोहफे को लेकर। नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक का केंद्र बिंदु रहा OSR यानी ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाने की रणनीति। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाया जाए और शहरी निकायों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। बैठक में नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की ओर, जहां अवैध प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। देवी पाटन मंडल के सहायक औषधि आयुक्त मुकेश जैन को लखनऊ स्थित कार्यालय औषधि प्रशासन आयुक्त से कोडेन युक्त सिरप खरीदे जाने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के सलारगंज में मोहम्मद अली के घर पर छापेमारी की गई। टीम ने वहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडेन कफ सिरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति फरार चल रहा है। देखिए, जैसा कि अभी हमने पहली भी बताया हुआ है, जनपद बहराइच में एक कोडेन युक्त सिरप की खेप जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना बताया गया। ऐसा मुझे कार्यालय आयुक्त सुरक्षा औषधि प्रशासन से सूचना मिली। उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने अमुक व्यक्ति की तलाश की और वो उस व्यक्ति को से इंट्रोगेट करने पर पता लगा कि वो उसके फर्म के लाइसेंस जो है काफी लंबे समय से उस स्थल पर कार्यरत नहीं है। उनसे पूछा गया कि माल मात्रा दवा कहाँ आपने बेची है, तो उस आधार पर जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, जबकि जांच किया गया तो वहाँ कोई लाइसेंस निकला, विधिवत रूप से ड्रग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत निकला। कितनी मात्रा में बरामदगी हुई है और कितनी कीमत है? देखिए, पहले व्यक्ति जिन्होंने दवाई खरीदा जाना बताया गया था लखनऊ से, वो मोहम्मद अली सारे में। उन्होंने अभी मतलब हमने जब उसे इंट्रोगेट किया तो जिस दुकान पर अभी हमें सुराक्षी मिली वहाँ पे 30,000 की औषधियाँ भंडार है, उनको कब्जे में ले लिया है। 4 औषधियों के नमूने हमने वहाँ से ले लिए। उनसे इंट्रोगेट करने पर कहाँ माल दवा बेची है, कौन कौन आपके लोग इसमें साथी हैं, कैसे कारोबार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम पार्टनरशिप फर्म के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में कोई अन्य व्यक्तियों के साथ में काम कर रहे हैं जो अभी फरार आ नहीं पाए हैं। तो उनके यहाँ से जब उनके संस्थान पे गए तो उनके घर में कुछ दवाइयाँ अवैध रूप से रखी पाई। रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां बुलंदशहर में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तेवतिया स्वीट डेयरी पर छापेमारी कर करीब 30 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला बरामद किया।
ये कार्रवाई तहसीलदार गौरव बिश्नोई और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। बरामद किए गए सफेद और काले रसगुल्ले स्टार्च और केमिकल का उपयोग करके बनाए जा रहे थे और इन्हें जंग के कनस्तरों में पैक किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मिलावटी रसगुल्लों में मच्छर और मक्खियां भी तैरते हुए पाए गए, जिससे खराब सुरक्षित स्थितियों का पता चला। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रसगुल्ला प्लांट से 12 नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। देखिए, यहाँ ये रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री थी और इसमें 25 कुंटल के आसपास का कुल रसगुल्ला मिला है। बेसिकली यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ला बनाने का काम होता है, साथ में कुछ मात्रा में जो काला रसगुल्ला है वो भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो मेन चीज़ है, जो रसगुल्ला बनाने के लिए दूध इन्होंने मंगाया है, उसमें से क्रीम निकालते हैं। क्रीम भी काफ़ी मिली है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें स्टार्च पाउडर का यूज करके वो रसगुल्ला बना रहे हैं। साथ में जो उसके बनाने के बाद जो स्टॉक किया हुआ है, जो टिन है वो बहुत पुराने हैं, कबाड़ टाइप के टिन है, वो जंग खा चुके हैं सारे टिन। उसमें उनकी पैकिंग की गई है इनके द्वारा, और साथ जितने आर्टिकल है इनके पास खोया है, जैसे काला रसगुल्ला, सफ़ेद है, स्टार्च है, इन सब के हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। सर, कहीं ना कहीं जहर परोसा जा रहा है। देखिए, अभी इसको मौके से जहर कहना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब लैब रिपोर्ट के बाद साबित हो पाएगा। लेकिन जो गंदगी है, गंदगी देखते हुए ये कहीं ना कहीं सेहत के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। सर, ये इन पर दुकान का लाइसेंस और इतनी बड़ी मात्रा में ये का काम है। हाँ, अभी इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इनसे भी लाइसेंस मांगा जा रहा था, अभी तक तो ये दिखाई नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने कोई लाइसेंस दिखाया है जो रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच चल रहे विवाद में आज बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय में ज्योति सिंह की तरफ से दायर भरण पोषण याचिका की सुनवाई थी, जो उनकी उपस्थिति न होने के कारण 28 नवंबर को सुनवाई होगी। ज्योति सिंह के अधिवक्ता अखिलेश सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह को मानसिक उत्पीड़न है। वह इस मामले में ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह की तबियत खराब है, इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाई। आज मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी की तारीख थी, जिसमें ज्योति सिंह को आज उपस्थित होना था। ज्योति सिंह आज उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि उनका तबीयत खराब हो गया है, इसलिए हमने उनको अनुपस्थिति का एक एप्लीकेशन और एक जजमेंट लगाया। नहीं तो पवन सिंह के तरफ से भी क्या एप्लीकेशन? पवन सिंह की तरफ से गैर हाजिरी की एप्लीकेशन पड़ी है कि इधर उधर व्यस्त हैं। अगला डेट कब पड़ा है? अगला डेट जो है 28 नवंबर 2025 को पड़ी है। नहीं तो ज्योति सिंह का न आने का कारण क्या है और कहा है? ज्योति सिंह 5 नवंबर को गई थी लखनऊ पवन सिंह से मिलने, और कुछ पारिवारिक बातों को लेकर बात भी हुआ और मनमुटाव भी हुआ। पुलिस को भी बुलाया गया, जिससे ज्योति का जो बताया गया था कि पुलिस बुलाया गया गिरफ्तारी के लिए, उसी के तो मानसिक रामबाबू सिंह आज कहाँ आए हैं आपका? आज परिवार न्यायालय में आज डेट था, क्या हुआ? तो डेट पड़ गया, तारीख पड़ गया। कौन सा तारीख? 28 नवंबर। तो ज्योति सिंह कहाँ है? उनका तबीयत कैसा है कि वो कुछ का बता? ज्योति का तबीयत खराब चल रहा है, वो लखनऊ थी, तभी वहीं से उसका तबीयत खराब और अभी भी चल रहा है। इस वजह से नहीं है। हाँ जी। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में चल रही मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 की छात्रा दीक्षा विमल को एक दिन का जिला अधिकारी बनाया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी कार्यालय में दीक्षा विमल का स्वागत किया गया और उन्हें जिला अधिकारी की कुर्सी पर बैठाकर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। छात्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक कार्यों की जानकारी ली और महिलाओं की सुरक्षा व छात्राओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपने विचार भी रखे। देखिए, जैसे आप लोग अवगत हैं, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में शारदीय नवरात्र से लगातार मिशन शक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे आयोजन इसमें किए गए हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन, उनके सशक्तिकरण के संबंध में कार्यक्रम किए गए। उसी क्रम में आज यहाँ पे एक दिन की जिलाधिकारी हमारे साथ दीक्षा जी बनी है। ये आर्य कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा है और ये इस बात का
एक अच्छा साक्ष्य है कि जैसे मतलब जिले के जो प्रशासन की लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पास किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार की शिकायतें सुनी जाती हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की होती है। इससे छात्राओं को एक जानने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को और काफी सारे महिलाओं को, छात्राओं को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी उच्च प्रशासनिक पुलिस पद पे और अन्य पदों के लिए अपना प्रयास करें और उस पे आसीन होकर महिलाओं के सशक्तिकरण करें, आगे की कार्रवाई करें। मैं आप लोगों के माध्यम से हम लोग 16 तारीख को एक और कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग, क्योंकि सीतापुर में एनीमिया का काफी प्रकोप है, तो हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में, सभी पंचायत घरों में और जहाँ पंचायत घर उपलब्ध नहीं है वहाँ पे स्कूल्स में महिलाओं को इकट्ठा करके उनको आयरन फोलिक के टेबलेट्स भी उस दिन हम लोग खिलाएंगे। उस दिन भी हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि कम से कम 1 लाख महिलाओं को हम लोग उससे कवर कर पाएं। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा। और अभी हमारे साथ जो संगठित जिलाधिकारी बनी है, उनके साथ उनको मैं लगातार बता रहा हूँ जिलाधिकारी के क्या दायित्व होते हैं, किस प्रकार की समस्या लेके लोग उनके पास आते हैं, उसका हम लोग कैसे निस्तारण कराते हैं। रुक करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मायावती चर्चा में हैं। लंबे समय तक राजनीतिक शांति साधने के बाद बसपा सुप्रीमो मैदान में उतर चुके हैं। बीते दिनों हुई बसपा की रैली में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी, उसने बसपा के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। मायावती अब यूपी के लिए एक विशेष प्लान तैयार कर रही हैं और एक ऐसा प्लान जो 2025 और 2027 दोनों चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि बीजेपी और सपा समेत अन्य विरोधी दलों की टेंशन बढ़ा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मंच पर मायावती और नीचे जोर से भरी भीड़। यूपी के कई जिलों में बसपा की हाल की रैलियों में दिखाई दिया कि मायावती का जनाधार अभी भी जिंदा है। कहा जा रहा है कि इन रैलियों के पीछे उनकी नई रणनीति काम कर रही है। संरचना पुनर्गठन अभियान, यानी संगठन को जिला, सेक्टर और बूथ स्तर तक फिर से खड़ा करने की कवायद। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती इस बार केवल पारंपरिक दलित वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। वो पिछड़े वर्ग, मुसलमानों और युवाओं को भी जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी के भीतर नया सोशल मीडिया सेल और युवा मोर्चा बनाया गया है। मायावती की रणनीति सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरे यूपी का गणित शामिल है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर क्षेत्र में वो जाति और सामाजिक समीकरण को नए सिरे से परख रही है। पश्चिम में मुस्लिम पिछड़ा समीकरण, पूर्व में दलित और ब्राह्मण वोटर का तालमेल और बुंदेलखंड में विकास का एजेंडा, इन तीनों पर एक साथ काम हो रहा है। मायावती को मालूम है कि अगर ये 3 मोर्चे एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो बसपा की नींव फिर से मजबूत हो सकती है। मायावती ने अपने जमीनी कैडर को साफ संदेश दिया है कि अब वक्त बैठकर देखने का नहीं, चलकर दिखाने का है। हर जिले में वार्ड टू बूथ स्तर तक सर्वे कराया जा रहा है। पुराने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है और नए चेहरों को मौके दिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि बसपा अब पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर डिजिटल ग्राउंड वर्क पर भी काम कर रही है। पार्टी के सोशल मीडिया यूनिट अब सीधे गांव में मोबाइल टीमों के जरिए प्रचार सामग्री पहुंचा रही है। हर भाषण, हर संदेश जनता तक उसी दिन। भीड़ देखकर मायावती का जोश तो साफ झलक रहा है, लेकिन जनता की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। कई जगहों पर लोग कहते हैं कि बहन जी ने जब काम किया था तब शांति और व्यवस्था थी, यानी जनमानस में मायावती मॉडल ऑफ गवर्नेंस की याद अब भी ताजा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासित वोट बैंक है, जो कम बोलता है पर सही वक्त पर असर डालता है। और यही कारण है कि हर बड़ी रैली के बाद यूपी की सियासी फिजा में अब एक नई हलचल दिख रही है। मायावती का जोश और जनता की उम्मीदें दोनों अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। विशेष प्लान की ये रूपरेखा क्या यूपी में नीली लहर को दोबारा जगा पाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएगा। यूपी की सड़कों और मैदानों से खुद ये जवाब मिलेगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन और हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।